हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट ए वे ऑफ सक्सेस। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट ये फ्री स्पेशल्स नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज है। माई सेल्फ है सुरेंद्रा बुकल्स और कॉन्टैक्ट नंबर 8708536096। जो हमारा नर्सिंग सक्सेस पॉइंट है वो लगातार व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक ग्रुप चला रहा है। जो स्टूडेंट कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके साथ में जुड़ने का हमें बेस्ट तरीका लगा और ये एक सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है। और हमारे जो ग्रुप है उसमें से लगभग पिछले 6 से 7 मंथ में 50+ सिलेक्शंस हो रखे हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, कंटिन्यू हमें मोटिवेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी बार बार मोटिवेट कर रहे हैं। तो आज अपने कुछ स्पेशल टारगेट हाई की क्वेश्चंस देखेंगे। टारगेट हाई जो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एवरी एग्जाम्स के लिए, उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग ऑल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एक्सेप्ट, कि इनमें से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का फीचर्स या क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम्स नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो सबसे पहला है हाइपरवेंटिलेशन, सेकंड है स्लाइविनेशंस और ऑप्शन सी है पिन पॉइंट्स प्यूपिल्स और ऑप्शन डी है ब्रोंकोस्पाज्म्स। यहाँ पे देखना कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का सिम्टम्स है वो है आपका हाइपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलने वाले हैं। जो आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है उसमें क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, लैक्रेशन ज़्यादा होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होगा और गैस्ट्रिक क्रम्स आएंगे और इमेसिस होगा। उसके बाद जो अपना राइट आंसर होने वाला वो है आपका ऑप्शन ए, हाइपरवेंटिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्सिंग्स ऑडिट का काम क्या है। नर्सिंग ऑडिट बार बार एग्जाम होता है, जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें नर्सिंग की ऑडिट की जाती है। तो नर्सिंग ऑडिट्स का काम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन भी आपका एम्स भोपाल में ग्रेड फर्स्ट में SNO के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो सबसे पहला एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, उसके बाद में प्लान, ऑप्शन बी प्लान फॉर नर्सिंग स्टाफ, ऑप्शन सी है वो है एसेस मनी ट्रांजेक्शन्स फॉर नर्सिंग केयर और ऑप्शन डी है एसेस कॉस्ट इफेक्टिव केयर्स। तो कॉस्ट इफेक्टिव केयर्स को असेस करने के लिए नहीं होगा, एसेस मनी ट्रांजेक्शन्स के लिए भी नहीं है नर्सिंग ऑडिट। उसके बाद में प्लान्स फॉर नर्सिंग स्टाफ के लिए प्लान नहीं है। इसमें क्या है कि एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर करेंगे। एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर करने के लिए नर्सिंग ऑडिट करवाई जाती है हॉस्पिटल में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of followings is not includes in features of the collective bargainings? कलेक्टिव बार्गेनिंग्स का फीचर्स नहीं है। अब यहाँ पे आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग्स क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग्स अगर समझ में आ गए तो टोटल चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग्स होती है वो क्या है, एक जो आपका एम्प्लॉयर है और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे रेगुलर वर्किंग्स, सैलरीज, राइट्स और कंडीशंस, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वर्क या बोल सकते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, तो उनके लिए एक क्या है आपका समझौता हुआ है, उसके साथ में आपने एक एग्रीमेंट किया है। यानी डायरेक्टली दोबारा समझना, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है रेगुलर वर्किंग, सैलरीज के लिए, राइट्स के लिए, कंडीशंस अदर एक्सपेक्ट के लिए, वो क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ठीक है, तो आपके सबसे पहला क्या है ग्रुप एक्टिविटी। डायरेक्टली था ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग ग्रुप एक्टिविटी रहेगा। इसने पूछा क्या है, नोट पूछा है। उसके बाद में सेकंड है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो अगर आपके रिलेशनशिप्स नहीं रहे अच्छे तो आप एक ग्रुप में जॉब नहीं कर सकते अच्छे, उसका जो 100% आपको देना वो नहीं दे पाओगे, तो ये भी रहेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। तो ये क्या है, जो ऑप्शन इसका राइट रहेगा वो क्या है स्टाफ एप्रेसल्स होता है वो नहीं होगा इसका। स्टाफ एप्रेसल्स के डिफरेंस टर्मिनोलॉजी, उसको रेगुलर रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए करेंगे। जो आपके एम्प्लॉय है उनकी जॉब्स को चेक करने के लिए अपने ये करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल रेशियो ऑफ नर्स
टू पेशेंट इन ए आईसीयू। आईसीयू में नॉर्मल रेशियो क्या होता है, तो आईसीयू में जो नॉर्मल पेशेंट एंड जो स्टाफ का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपको 1/1 या 1:1। तो 1:1 है, वो आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन बर्थ इज विद इन। ये भी आपका एम्स भोपाल ग्रेड फर्स्ट में आया था 2018 के एग्जाम में, और एमपीसीएचओ में भी इसको पूछा गया है। टाइम लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन बर्थ इज विद इन, कितने दिनों के अंदर अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अगर बेबी का बर्थ होता है तो। उसमें ऑप्शन ए है 21 डेज, ऑप्शन बी है 10 डेज, ऑप्शन सी है 14 डेज और ऑप्शन डी है 7 डेज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा 21 डेज। 21 डेज के अंदर अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक एक्ट पास हुआ था बर्थ के लिए, रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बर्थ के लिए 1967 में, उसमें 21 डेज फिक्स कर दिया। और उसके बाद में यहीं से क्वेश्चन और याद करना है कि एक डेथ होती, अगर डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी कितने टाइम में करवाते हैं। तो अब ये दोनों सेम हो गए 21 डेज, बोथ दोनों का सेम है 21 डेज। बर्थ और डेथ दोनों का रजिस्ट्रेशन 21 डेज के अंदर करवाना होता है, विद इन 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस इनटू ईयर इज कॉल्ड कि जो अपने कान के अंदर मेडिसिन डाल रहे हैं, ईयर में मेडिसिन डालेंगे, जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है इंस्टॉलेशंस, सेकंड है इंजेक्शंस, इनहेलेशंस या इनफिल्ट्रेशंस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशंस बोलते हैं। इंस्टॉलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इनटू ईयर। इंजेक्शंस होता है वो होता है आपका पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन यूजिंग ए नीडल, नीडल के द्वारा। इनहेलेशंस जैसे भाप वगैरह से अपने दे रहे हैं। और इनफिल्ट्रेशंस का बात करते हैं तो रेफर टू ड्रग्स रिजल्ट इन द ड्रग्स पासिंग इनटू टिश्यू स्पेस या इनटू सेल्स, जैसे कि एक सेल्स के अंदर अपने डाल रहे हैं डायरेक्टली, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वैसे इंजेक्शंस में आ जाता है या अदर्स हो सकता है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यूर पेशेंट से डेट ही यूरिनेट्स एट नाइट एंड इट इज अफेक्टिंग हिज डे टाइम अल्टरनेस, यू वुड डॉक्यूमेंट दिस एज। पेशेंट क्या कह रहा है कि उसको यूरिन आ रहा है कब, नाइट में, तो आप इसको क्या कहोगे। तो सबसे पहला क्या है, ऑप्शन ए है ओलिगोयूरिया, ऑप्शन बी है नॉक्चुरिया, ऑप्शन डी सी है डिस्यूरिया और ऑप्शन डी है पॉलीयूरिया। तो सबसे पहले देखते हैं हमने पॉलीयूरिया क्या होता है। अगर पॉलीयूरिया है मोर देन 200 ml, 2 लीटर से या 2000 ml से ज़्यादा अपने यूरिन आ रहा है पर डे में, तो वो क्या है आपका पॉलीयूरिया है। उसके बाद में ऑप्शंस जो सी है डिस्यूरिया, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशंस, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशंस। ऑप्शंस ए है वो क्या है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होगा, लेस देन 400 ml पर डे। अगर 400 ml से कम आ रहा है तब क्या है ओलिगो। अगर 200 से ज़्यादा 2 लीटर से ज़्यादा या 2000 लीटर से 2000 ml से ज़्यादा आ रहा है यूरिन पर डे में, तब क्या है आपका पॉलीयूरिया है। अब बात डिस्यूरिया की थी, डिस्यूरिया में क्या डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशंस। उसके बाद में आता है अगर लेस देन 100 ml आ रहा है, लेस देन 24 आवर में क्या हुआ, लेस देन 100 ml आ रहा है तो उसको बोलते हैं एन यूरिया, एन यूरिया। तो यहाँ पे यूरिनेट इन नाइट है, तो जो ऑप्शंस बी है वो आपका राइट जाएगा, ऑप्शंस बी नॉक्चुरिया, नॉक्चुरिया होगा वो ऑप्शंस राइट है, नॉक्चुरिया ऑप्शंस बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। येलो कलर कोड्स इज यूज टू विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। येलो कलर का जो कोड होता है या येलो डस्टबिन आती है हॉस्पिटल में, उसको कौन से वेस्ट में यूज़ किया जाता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए। तो सबसे ऑप्शन ए है बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन बी है ग्लासवेयर्स, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है आपका सारप। तो सारप के लिए एक वाइट कंटेनर होता है। प्लास्टिक्स के लिए जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे प्लास्टिक लाइक ग्लव्स वगैरह बोल सकते हैं, उनके लिए आपको रेड कलर का रेड कलर डस्टबिन होती है उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि डायरेक्टली बताऊँ कैनला प्लास्टिक का है तो कैनला के लिए, और ग्लव्स के लिए आप ये करोगे। ग्लासवेयर या ग्लास की चीज़ें हैं तो उसके लिए ब्लू कंटेनर आएगा। अब रह गया बॉडी पार्ट या इन्फेक्टेड जो भी पार्ट होते हैं इन्फेक्टेड चीज़ें, उनके लिए जैसे ड्रेसिंग वगैरह हो गई, उनमें अपने येलो कलर कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हो गया। जो अपने पूछा है बॉडी पार्ट्स,
वो राइट है आपका आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद में पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय इन ड्यूरेशन ऑफ, एक पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या है या मेंटॉक्स टेस्ट बोलते हैं, किस में यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आईडी में डोज यानी एक प्यूरिफाइड प्रोटीन्स डेरिवेटिव्स आते हैं पीपीडी, ठीक है, पीपीडी करते हैं अपने इसमें यूज 0.1 ml, रूट रहेगा आईडी इंट्राडर्मिस। उसके बाद में क्या होता है कि अपने उसको 48 से 72 हावर्स के बाद में असेस करते हैं, सर्कल बना देंगे और इस 48 से 72 हावर्स के बाद में असेस करेंगे, तो उसमें कितनी उसका डायमीटर हो जाएगा उसको अपने पॉजिटिव बोलेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 1 से 3 mm इन डायमीटर, 10 mm या मोर इन डायमीटर, 10 या 10 से ज़्यादा अगर डायमीटर है। ऑप्शन सी है 7 से 9 mm इन डायमीटर। ऑप्शन डी है 4 से 6 mm इन डायमीटर। अब जो आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट था, मेंटॉक्स टेस्ट था, वो अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तब वो क्या है, पॉजिटिव है। 10 से ज़्यादा आ रहा है तब क्या है, वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि अब मैंने जो चीज़ें बताई है कि इसको 74 आवर्स से बाद में असेस करने वाले हैं, 48 से 72 हावर्स के बाद में असेस करेंगे। पीपीडी इंजेक्शंस था, कितनी डोज देनी है अपने को, 0.1 ml, किस रूट से देनी है, आईडी से, ठीक है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और बता रहा हूँ कि अब एक पेशेंट है HIV का और उसमें अपने को क्या करना है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करना और पॉजिटिव के लिए देखना है। अगर अब HIV वाले में जो आपका इम्यूनोसप्रेसिव होता है, तो उस कंडीशंस में अगर ये 5 mm से ज़्यादा है, जो डायमीटर बना है वो 5 mm से ज़्यादा है, तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर 5 mm से ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर था अपना कि पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट कब आने वाला, 10 से ऊपर। अगर HIV पेशेंट में पूछ लेता है तो 5 mm से ऊपर होगा तो पॉजिटिव है। हो सकता है जैसे कि एक और भी है कि HIV की बजाय आपको ESRD दे दिया जाए। ESRD होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, इसमें भी आपको यही देखने को मिलने वाला है, 5 mm ही रहेगा HIV और ESRD दोनों में, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में दोनों में ये रहेगा। अगर डायरेक्टली पूछता है 10 mm रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा के एग्जाम्पल्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, ओवर्ट डाटा यानी साइंस की बात पूछ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन में जो निकल के आएंगे। अब जो ऑप्शन ए है वो क्या है, फीलिंग ऑफ वरी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ऑप्शन सी क्या, ईचिंग्स। और ऑप्शन डी क्या, नोजिया। तो अपना यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या किया, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस या फिजिकल एग्जामिनेशंस में निकल के आएगा। नोजिया अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में असेस कर सकते हैं या पेशेंट से पूछेंगे, तो एक सब्जेक्टिव डाटा में आ जाते हैं, सिम्टम्स में आएगा, ठीक है। फीलिंग परसेप्शंस ये वो अपने को बताएगा, इचिंग्स भी उसी में आने वाली है और फीलिंग ऑफ वरी भी इसी में आएगा। बट जो ऑब्जेक्टिव डाटा अपने असेस करने वाले हैं वो क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन कैसी है उस चीज़ को असेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन बी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन्स। और ये भी क्वेश्चन आपका एम्स भोपाल फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस एट द टाइम ऑफ डेथ, द नर्स नीड टू अवेयर डेट। रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन्स, यानी डायरेक्टली बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए रिक्वेस्टिंग है, रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन्स। तो उस टाइम नर्स क्या करेगी, अवेयर किस चीज़ के लिए अवेयर रहेगी। तो जो अपना ऑप्शन ए है वो क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट आर यूजली मेड बाय द नर्स हु केस फॉर द पेशेंट्स एट टाइम डेथ। ऑप्शन से क्या, रिक्वेस्ट करेंगे अपने को जब डेथ हो रहा है उस टाइम। उसके बाद में ऑप्शन भी है, प्रोफेशनल्स नीड टू वेरी सिलेक्टिव इन हुम्स दे आस्क फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस, प्रोफेशनल्स नीड के लिए बोलेंगे। उसके बाद में स्पेशली एजुकेटेड पर्सन्स मेक रिक्वेस्ट। उसके बाद में आपका ऑप्शन डी है, ओनली पेशेंट्स हु गिव पीरियड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डोनेशंस बिकम डोनर। अब क्या है कि रिगार्डिंग इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में क्या है, रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिविजुअल से ट्रेंड या रिक्वेस्टिंग ऑर्गन्स डोनेशंस फैकल्टी। इसमें क्या होगा, जो फैकल्टी होती है स्पेशली एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हीं से अपने को करवाना है।
यानी एक स्पेशली टीम बनी होती है हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशंस करवाने के लिए पेशेंट से, जब डेथ की कंडीशंस आती है ऑर्गन और बॉडी कंप्लीट बॉडी को डोनेट करवाने के लिए। तो वो एजुकेटेड करते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट्स के जो साथ में है अटेंडर है उनको एजुकेट करेंगे कि आपका जो बॉडी होगी उसको क्या यूज़ किया जाएगा, कितने लोगों के काम आएगी, कितने पर्सन्स के काम आएगी। तो स्पेशली एजुकेटेड पर्सन्स हो गए वही उसके लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद है विच अमॉन्ग फ्लोइंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्पाइनल एनेस्थेसिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी है हाइपोटेंशन, और ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, और ऑप्शन डी डिस्निया। और ये आप यहाँ पे कि स्पाइनल एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशंस, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया का मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो वो रहता है आपका पोस्चरल पंक्चर हेडेक, यानी हेडेक रहेगा, और हाइपोटेंशन दोनों देखने को मिलेंगे आपको। हेडेक एंड हाइपोटेंशन दोनों देखने को मिलते हैं, और इसमें अपने को जो राइट आंसर है वो क्या है आपका हाइपोटेंशन, यानी यहाँ पे हाइपोटेंशन दिया, बट ये दोनों ध्यान में रहना चाहिए कि हेडेक और हाइपोटेंशन दोनों देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एन इम्यूनोलॉजिकल्स रिएक्शंस टू ए ड्रग्स to which a person has already been sensitized is can now। ऑलरेडी सेंसिटिव है तो सबसे पहला ऑप्शन क्या अपना ड्रग टॉलरेंस, ऑप्शन बी है ड्रग एलर्जी, ऑप्शन सी है ड्रग टॉक्सिसिटी, और ऑप्शन डी है ड्रग इंटॉलरेंस। क्वेश्चन में क्या बताया कि ऑलरेडी वो सेंसिटिव है उसके लिए, तो उस कंडीशंस को अपने क्या करने वाले हैं ड्रग्स एलर्जी। एंड ड्रग्स एलर्जी के एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू ए मेडिकेशंस, इम्यून सिस्टम के लिए मेडिकेशंस जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसके लिए एबनॉर्मल रिएक्शंस है। और ड्रग टॉलरेंस क्या रेफर टू पेशेंट्स रिड्यूस रिएक्शंस टू ए ड्रग्स फ्लोइंग इज रिपीटेड यूज, यानी एक डायरेक्टली बात करूँ टॉलरेंस की क्या होता है कि पेशेंट रिड्यूस रिएक्शंस, यानी जो काम था उसका कम हो गया है बट क्या हुआ है रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो इंटॉलरेंस में आ जाएगा आपका। और जो आपका ड्रग इंटॉलरेंस है वो क्या है, या ड्रग सेंसिटिव रेफर टू ड्रग इंटॉलरेंस होता है उसको क्या कहते हैं ड्रग सेंसिटिव कहते हैं। तो इसका क्या होगा रेफर टू एन इनएबिलिटी टू टॉलरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट के टॉलरेट करने के इनएबिलिटी रहेगी पेशेंट में। और जो आपकी ड्रग टॉक्सिसिटी होगी वो क्या होती है एक्यूमुलेशंस हो जाता है, यानी ग्रेजुअल एक्यूमुलेशंस हो जाएगा टू मच ऑफ ए ड्रग्स इन ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में आ जाएगी, तो वो क्या आपकी ड्रग टॉक्सिसिटी रहेगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर था ऑलरेडी सेंसिटाइज है पर्सन्स, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे उसको ड्रग एलर्जी, उसको पहले से उस चीज़ की ड्रग एलर्जी।